जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर, वो भी सामाजिक विज्ञान विषय का। हाँ साथियों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की बात करेंगे कक्षा 10 की, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कर दिया है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि कक्षा 10 के जो न्यू मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि हाँ, राजस्थान बोर्ड ने नए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। और मॉडल पेपर क्या होते हैं, ये जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं समझा दूं कि मॉडल पेपर वो पत्र होते हैं साथियों, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, उसके क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने नंबर के होंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर बताता है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को समझेंगे। ये मॉडल पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, पूरा पीडीएफ सभी 6 विषयों का। लेकिन साथियों, पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आंसर मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सटीक आंसर। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 बना दिया है साथियों, जिसमें मैंने इसमें क्वेश्चन 1, 2 व 3 को करवाया था। इन 3 क्वेश्चनों के मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कराए थे जो इनके पॉइंटों के अंदर थे। उन सभी का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाए गए थंबनेल के वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर, हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 4 से लेकर पूरे 22 प्रश्नों का आंसर देखेंगे, जो कि आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक आंसर मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर आए साथियों। क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड की परीक्षा में। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा भी है, आप देखें, माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। समय मिलेगा पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का। कितनी देर का साथियों? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और नंबर की बात करें, यह पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है। जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं, तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक जानकारी। अब बात करें प्रश्नों की, तो यहां पर आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने सभी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे। इन सभी का आंसर मेरे द्वारा बहुत ही सटीक तरीके से पिछले वीडियो में बता दिया गया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आज हम इसके आगे के प्रश्नों की बात करेंगे साथियों। रिक्त स्थान सभी प्रश्न पूछे गए। आज हम खंड ब की बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इसका सटीक आंसर समझते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो क्यों आया था साथियों साइमन कमीशन भारत? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देखेंगे। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, क्या उद्देश्य था उनका, आप लिखेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिश दी जा सके। तो यह आंसर आप इसमें लिख देंगे। ओके, ठीक है, बहुत ही सटीक आंसर था। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? कोई 2 बिंदु लिखिए, तो आप इसमें लिखेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। तो आप ये लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए, तो आप इसमें 2 तर्क लिख देंगे साथियों। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि वह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है। इसे लोकतंत्र का मंत्र कहते हैं। सत्ता की साझेदारी को किसी भी देश के गणतंत्र व्यवस्था का मंत्र कहा जाता है। हमारे समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो आप इसमें से कोई भी 2 तर्क लिख सकते हैं, मैंने 3-4 तर्क बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो 2 प्रावधान बताने साथियों, आप इसमें लिखेंगे। पहला प्रावधान, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे, देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो 2 तर्क आप इसमें लिख देंगे, उल्लेख कर देंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करें, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक जो भी दल होते हैं उनमें आपको सुधार के कोई 2 बिंदु का उल्लेख करना है। तो आप इसमें लिखेंगे, कुछ ऐसे सख्त कानून बनाए जाए जिससे राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को अपने दल में शामिल नहीं कर पाए।
ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा है उसके लिए चुनाव लड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इस प्रकार के आप 2 बिंदु को लेख कर देंगे राजनीतिक दल में सुधार के। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। तो लोकतंत्र के 2 आर्थिक उपलब्धियों में आप लिखेंगे गरीब देशों में सरकार को गरीबी कम करने, स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्चा करना चाहिए और उद्योगों को और बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 10 की, धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 2 नंबर का प्रश्न है साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप इसमें लिखेंगे धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही सटीक आंसर बता रहा हूं, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विदेशी व्यापार का उदारीकरण क्या है, तो सिंपल सी परिभाषा लिख देंगे, विदेशी व्यापार के उदारीकरण का तात्पर्य सरकार द्वारा व्यापार में लगाई गई बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना है। ओके, आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्रत्येक प्रश्न में डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है साथियों, फिर जैसे ही मेरे द्वारा सभी आंसर बताना कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इन सभी का। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप इसमें लिख देंगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। कौन कौन से, पहला लिखेंगे उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण, उपभोक्ताओं को सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव, उपभोक्ता आंदोलनों का दबाव। ये आप इसमें लिख देंगे बहुत ही सिंपल से कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे, क्या कदम उठाएंगे। लिखेंगे आप इसमें पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर धीमा करके, समोच्च जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे प्रवाहित होगा, पर्वतों पर सीढ़ियां बनाकर सीढ़ीदार कृषि करके रोकथाम की जा सकती है मृदा अपरदन की पहाड़ी क्षेत्रों में। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ। तो कारण बताइए। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास अक्सर कमी देखने को मिलता है, मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकास होता है। तो आप इसमें लिखेंगे उत्तरी मैदानों में विशाल समतल भूमि है, एकदम प्लेन भूमि है, वहां रेलवे लाइन बिछाना आसान है। इन मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिससे परिणाम स्वरूप हमें लोगों की रुचि को पूरा करने के लिए यहाँ सघन रेलवे नेटवर्क मिलता है। ठीक है साथियों, ओके। अब इसके बाद आपका खंड ब यहाँ से एंड हो जाता है और स्टार्टिंग होती है खंड स की। तो इसी के साथ इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसकी सीमा आपको बताई गई है 100 शब्द की। तो मैं आपको लगभग यहाँ शॉर्ट में आंसर बताऊंगा, आप इसे अपने मन से अच्छे तरीके से बढ़ाकर लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी है साथियों, सिंपल में बताऊं, चावल की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों की उपज है। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, आप इनको डिटेल से बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे गहन जीविका कृषि क्या होती है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें मुख्य समस्या साथियों आप मन से लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, परिवार अपने भरण पोषण के लिए ही खेती करता है तो व्यापार का जो स्तर है साथियों गिर जाता है और व्यक्ति अपनी जीविका अच्छे तरीके से नहीं जी पाता है। ठीक है, ओके। क्योंकि साथियों फसलों की आवश्यकता नहीं होती जीवन जीने के लिए, कई भी ऐसी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं हैं जो हमें धन के द्वारा उनकी पूर्ति करनी होती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है
1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दो कारणों का उल्लेख करना है। आप इसमें लिखेंगे महामंदी एक गंभीर वैश्विक आर्थिक मंदी है जो 1929 में शुरू हुई और 1939 के आसपास तक चली। यह अमेरिकी स्टॉक की कीमतों में तेज गिरावट के परिणाम स्वरूप शुरू हुई। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसे ब्लैक मंगलवार के नाम से जाना जाता है, ने पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की शुरुआत की। तो यह आप आंसर लिख देंगे, बहुत ही सटीक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संघीय व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती है आप इसमें लिखेंगे। संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आप इसमें ये आंसर लिख देंगे। इसके बाद है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो वैसे आपको पता है साथियों बेरोजगारी क्या होती है, लेकिन फिर भी आप इसमें मेन आंसर लिखेंगे बेरोजगारी, जिसे अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था है जिससे उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के द्वारा न ही अपने किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। आंशिक बेरोजगारी, वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति आते हैं और जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और पूर्ण समय बेरोजगारी वह बेरोजगारी है शुरू से ही बेरोजगार है, वह रोजगार के योग्य नहीं है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर स्टार्ट होगा साथियों खंड द की शुरुआत के साथ। इसमें आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है। 2 पर वह है वस्तु विनिमय के दोष और मुद्रा के कार्य। तो वस्तु विनिमय के दोष साथियों आप लिख देंगे इसमें। वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपए पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु की क्रय विक्रय करना है। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था। वस्तु विनिमय की पद्धति गांवों से प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले या किसी भी खाने पीने व कपड़े वस्तु के आदान प्रदान कर लेते हैं। इसकी समस्या क्या होती है साथियों, इसके दोष। वस्तु विनिमय प्रणाली में आप जो अविभाज्य वस्तु है, कौन सी अविभाज्य वस्तु, उसका स्थानांतरण नहीं कर सकते अविभाज्य वस्तुओं का। जिस प्रकार मान लीजिए साथियों मेरे पास एक भैंस है और मुझे उस भैंस को देकर चावल खरीदने हैं। क्या खरीदने? चावल। लेकिन चावल का मूल्य भैंस की तुलना में तो क्या साथियों बहुत कम है। तो मैं थोड़े से चावल के लिए अपनी पूरी भैंस किसी को नहीं दे सकता, ना ही मैं भैंस को काट कर आधा कर सकता हूं। ऐसा हम नहीं कर सकते, तो ये एक समस्या है। दूसरा है साथियों मूल्य का मापक। हम किस प्रकार से वस्तु को मापेंगे, वस्तु के द्वारा नहीं माप सकते ना, तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद है मुद्रा के हमें यहाँ पर कार्य बताना है। तो मुद्रा के कार्य में आप लिखेंगे इसमें मुद्रा के द्वारा हम मूल्य को माप भी सकते हैं और राष्ट्रीय आय का अनुमान आसानी से भी लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय को मुद्रा द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित भी कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था, परंतु जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है मुद्रा द्वारा हम साख का निर्माण भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 हमें बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलाव का विस्तार से वर्णन करना है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 22 की, वह है ग्राफ। यहाँ पर आपको ग्राफ को हल करके बताना है। भारत के मानचित्र पर इन जगहों को बताना है, सिंगरौली, सिंगरेनी, रानीगंज व नेवली। ठीक है, इन आपको इनको बता देता है, फिर आपका यहाँ पर पेपर एंड हो जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपका बहुत ही सिंपल पेपर रहेगा जिसका मैंने पूरा आपको समाधान करा दिया है। अब बात करें साथियों ये मॉडल पेपर आपको कैसे मिलेगा। ये मॉडल पेपर और इनके आंसर दोनों साथियों आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे। कैसे मिलेंगे, आपको अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे द्वारा आपको वहां पर दोनों पीडीएफ दे दिया जाएगा। और आपको सभी विषयों का समाधान देखना है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल सके। ये चैनल आपकी पढ़ाई में काफी मदद करेगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।